सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डिटेक्शन टेक्निक्स। ये एक टॉपिक है मेथड्स इन बायोलॉजी का, और इसमें हम काफी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक पे। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हमें ये डिटेक्ट करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रोटीन इंटरेक्शन और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने की भी बात करेंगे। सो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस को। ये काफी एक यूजफुल टेक्निक है व्हेन यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन टू एक्सपेक्ट। आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज करके ये डिटेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन जो है वो प्रोटीन में हुई है। अब ये मॉडिफिकेशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि यूबिक्विटिन लेडर्स और पायरोफॉस्फाइलेशन शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी शिफ्ट्स वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि हमने मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे में ये पढ़ा था कि जहां पर बैंड आता है, ठीक है, शिफ्ट होने से क्या होता है, ये बैंड वहां पर ना आकर के किसी और जगह पर आता है, तो उसको हम बेसिकली मोबिलिटी शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। सो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको आप रेज करते हो उन प्रोटीन्स का के ऊपर, जो प्रोटीन जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हुई हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब ये प्रोटीन्स में फॉस्फोराइलेशन हुई हो सकती है, मिथाइलेशन हो सकती है, एसिटाइलेशन हो सकती है, यूबिक्विटिनेशन हो सकती है। इस तरह से कोई भी टाइप की मॉडिफिकेशन वहां पर हो सकती है। तो होता क्या है यहाँ पर, रिसर्चर्स कैन यूज दिस मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आइदर ऑन प्यूरिफाइड एनरिच्ड अनमॉडिफाइड प्रोटीन और स्पेसिफिक टू पीटीएम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, कि जो रिसर्चर्स हैं वो इन मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यूज करते हैं, या तो एक प्योरीफाइड कल्चर पे, ठीक है, यानी कि प्योरीफाइड प्रोटीन जो है वो आपने बना लिया है, या फिर एनरिच्ड अनमॉडिफाइड प्रोटीन जो आपने सैंपल से निकाल रखा है उसके बारे में, या फिर डायरेक्टली उस प्रोटीन पर जो मॉडिफिकेशन हुई है उसके लिए स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज को रेज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन जेल रिएजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट पीटीएम्स वाया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो जेल रिएजेंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, और इसमें से एक टेक्निक ऐसी है जो क्या इन्वॉल्व करती है, कोलाइडल कोमेसिव स्टेनिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके बाद मतलब आपने कोलाइडल कोमेसिव स्टेनिंग कर ली, अब आप क्या करोगे कि प्रोटीन्स को पार्शियली आप सूटेबल मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करोगे। ठीक है, एंड देन पीटीएम्स आर देन इम्यूनो डिटेक्टेड यूजिंग फ्लोरेसेंस टैग्स। ठीक है, फिर इम्यूनो डिटेक्शन आप करोगे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की मदद से, और इम्यूनो डिटेक्शन करोगे कैसे आप, फ्लोरेसेंस टैग्स को यूज करके। इम्यूनो डिटेक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज को यूज किया गया है और उनके साथ फ्लोरोफोर को टैग कर दिया जाता है, इसीलिए इम्यूनो डिटेक्शन कहा गया है। ठीक है, और भी स्टेनिंग टेक्निक्स होती है यहाँ पे, जैसे कि सिल्वर या फिर फ्लोरोसेंट प्रोटीन टेक्निक हो गई। ठीक है, और लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो एक कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर आपको उतनी इनफ स्पेसिफिसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, टू द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल चेंज। ठीक है, कि पूरे के पूरे प्रोटीन में सिर्फ एक इंडिविजुअल चेंज को डिटेक्ट करने के लिए आप वेस्टर्न ब्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये एक सिंगल चेंज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस केस में वेस्टर्न ब्लॉट फेल हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है वेस्टर्न ब्लॉट में, अगर एक ओवरव्यू के लिए देखें तो यू हैव टू सी दिस डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर एक सेपरेटेड जेल तैयार की गई है, ठीक है, सेपरेशन जेल। उसमें आपने अपना सैंपल जो है वो पोर करना है। अब सेपरेशन जेल में जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रन होंगे और अलग अलग तरह के बैंड्स आएंगे। देन इस सेपरेशन जेल को आपने प्लेस किया है बिलो द नाइट्रोसेलुलोज शीट। ठीक है, और आप वेट रखते हो और यहाँ पर आप डालते हो एक सोल्यूशन। ठीक है, जिसकी मदद से कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ये बैंड्स हैं वो इस नाइट्रोसेलुलोज शीट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। देन आप इसको इम्यूनो स्टेनिंग करते हो। ठीक है, इम्यूनो स्टेनिंग में क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडी है इसके साथ ऑलरेडी,
ठीक है, ये टैग्ड होती है। अब इसके साथ कोई इंजाइम ऐसा लगा सकते हो, जैसे हॉर्स पर रेडिश लगा दिया है ना, जो कि कोई कलर के थ्रू आपको इंडिकेट करेगा, या फिर आप डायरेक्टली फ्लोरोफोर्स लगा दो। देन इसको आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, और ऑटो रेडियोग्राफी से आपको जहां पर फ्लोरोसेंट मिलेगी, जहां पर फ्लोरोसेंस मिलेगी, वहां पर आपको बैंड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप विजुअलाइज कर लेते हो अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन बेस्ड टेक्निक्स। तो देखिए, जब भी हम प्रोटीन्स को ढूंढने की बात करते हैं, या पर्टिकुलर पीटीएम की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, हम हमेशा एनालिसिस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कर लें, तो वो आपके पूरे रिजल्ट को और प्रिसाइज बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपको या तो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन करनी हो, या फिर पीटीएम आइडेंटिफिकेशन करनी हो, अगर आप फर्स्ट स्टेप में इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, और बाद में जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉट करके या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके, तो वो आपके रिजल्ट्स को काफी प्रिसाइज बना देता है। तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में होता क्या है कि ये कोर टेक्निक है जो कि बहुत सारे सेवरल डिफरेंट पीटीएम डिटेक्शन एसेज को यूटिलाइज करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न ब्लॉट कर लेते हैं इसके बाद, और इसके बाद मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इम्पोर्टेंटली जो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन है, दैट अलाउज रिसर्चर टू एनरिच फॉर स्पेसिफिक low abundance PTM modifications on a target point of protein of interest, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सैंपल था जिसमें दुनिया भर के प्रोटीन्स पड़े थे। जब आप इसमें आपको पता है कि लाइक यू आर सर्चिंग फॉर कोलेजन प्रोटीन, तो आप इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी डालोगे। एंटीबॉडी डालने के बाद एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर जाएगी। नाउ अब आप इस पूरे सैंपल को रन करके कोलेजन को अलग कर लेंगे। अब आपके पास जो एक स्पेसिफिक एनरिच्ड सोल्यूशन आएगा या कल्चर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोलेजन प्रोटीन का होगा। नाउ अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये ढूंढना कि किस कोलेजन प्रोटीन पर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुई है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स देता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इजी कर देता है आपके टास्क को। सो एनरिचमेंट इज अचीव्ड थ्रू एफिनिटी बेस्ड प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप इस एनरिचमेंट को, ये जो एनरिचमेंट है, ये आपको कैसे मिलेगी, तो आप इसके लिए कोई ना कोई एफिनिटी बेस्ड प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्रोमेटोग्राफी आप बेसिकली यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, एंटीबॉडीज और स्पेसिफिक बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप एंटीबॉडीज यूज कर लो या स्पेसिफिक बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स यूज कर लो, उनको कहाँ पर अटैच करा दिया जाता है। जैसे ये एंटीबॉडी है, तो इसको एक सॉलिड सपोर्टिव मैट्रिक्स, जो कि बेसिकली आपका एगरोस बीड कह लो या रेजिन कह लो, वो होता है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर, इस सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर आपने एंटीबॉडी को अटैच करवा दिया। नाउ अब जैसे ही आप इसको इंसर्ट करवाओगे अपने सैंपल में, तो ये जाकर के अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने इसको अगेंस्ट पीटीएम रेस किया है, तो ये उसके साथ जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है। while non-targeted proteins in the complex lies are not captured and removed through the wash step, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जिसके अगेंस्ट में आपने इसको रेस किया है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ये सिर्फ उसके साथ जाकर के बाइंड करेगा। अदरवाइज जो बाकी जिनके साथ ये बाइंड नहीं करेगा, वो सब की सब प्रोटीन वॉश आउट हो जाएंगी जैसे ही आप वहां पे वॉश वफर डालोगे, ठीक है। सो enriched proteins are then removed off the support matrix using elution buffer, ठीक है। तो अब आपके पास वॉश करने के बाद सिर्फ आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट रह गया, ठीक है। अब वो आपका क्या है, बेसिकली एनरिच्ड प्रोटीन्स हैं आपकी, ठीक है। तो उनको भी आपको उस क्रोमेटोग्राफी में से निकालना है, तो उनको निकालने के लिए आप एल्यूशन बफर का यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ यू विल गेट द आइसोलेट योर प्रोटीन इन आइसोलेटेड इन कंसंट्रेटेड वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको अपना जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा।
द आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज एनालाइज्ड बाय डाउनस्ट्रीम मेथड्स। फिर जब आपके पास आपका सैंपल आ गया, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आप उसको एनालाइज कर लोगे वेस्टर्न ब्लॉट से, ठीक है, जो भी आपके डाउनस्ट्रीम मेथड्स रहते हैं, या फिर आप मास स्पेक्ट्रोमीट्री कर सकते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज हैविंग पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप इम्यूनो प्रेसिपिटेशन को यूज कर सकते हैं विद वेस्टर्न ब्लॉट और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं कि इस इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक को आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक में या तो आप प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को रेज कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटीन एंटीबॉडी स्पेसिफिक इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, और एनालिसिस आप किससे कर रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से, ठीक है। ये आपकी डाउनस्ट्रीम टेक्निक होगी। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन स्पेसिफिक इम्यूनो प्रेसिपिटेशन यूटिलाइज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट टू इम्यूनो प्रेसिपिटेट पोटेंशियली ऑल स्पीशीज ऑफ दैट प्रोटीन। तो वो उस सैंपल में जितनी भी, मान लेते हैं कि कोलेजन के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो कोलेजन की जितनी भी टाइप की प्रोटीन्स वहां पर पड़ी होंगी, सारी की सारी उस प्रोटीन की जो स्पीशीज होंगी, ठीक है, वो उस एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएंगी और मतलब नीचे क्या है, प्रेसिपिटेट कर जाएंगी बेसिकली, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। सो जैसे ही ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगी, अब आपके पास क्या मिल गया, आपको एनरिच मिल गया, ठीक है, एनरिच प्रोटीन्स मिल गए आपको बेसिकली। नाउ द एनरिच्ड प्रोटीन्स आर देन सेपरेटेड बाय एसडीएस पेज, ठीक है। अब आप इन एनरिच्ड प्रोटीन्स को क्या करवाओगे, एसडीएस पेज करवाओगे टू सेपरेट देम, ठीक है। और एसडीएस पेज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है। देन एसडीएस पेज करवाने के बाद आप उसको सेम पीवीडीएफ मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप उसको एनालाइज कर लेंगे वाई वेस्टर्न ब्लॉट। अब वेस्टर्न ब्लॉट जब आप करोगे, ठीक है, जैसे ही आप वेस्टर्न ब्लॉट करोगे, आप क्या करोगे, बाय प्रोबिंग विद अ टारगेटेड पीटीएम एंटीबॉडी। अब क्योंकि उस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ होगा, तो आप बेसिकली जो भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, मान लो कि आप यूबिक्विटिनाइलेशन ढूंढ रहे थे, तो आप इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रेज करोगे और फिर वो जो वेस्टर्न ब्लॉट पे आपके पास प्रोटीन है उसके मतलब उसके लिए क्या डालोगे, ये वाली एंटीबॉडी डालोगे जो आपने बेसिकली यूबिक्विटिनाइलेशन के लिए रेस की थी। अब अगर आपके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के पास ये यूबिक्विटिनाइलेशन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हुई, तो ये एंटीबॉडी इसके साथ जाकर के बाइंड कर जाएगी और फ्लोरेसेंस की वजह से आपको वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ इसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो वर्क करती हैं। अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। प्रॉज क्या है, जैसे कि यूजर इज फैमिलियर विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट टारगेट प्रोटीन, ठीक है, कि जो यूजर है वो ऑलरेडी फैमिलियर है उन एंटीबॉडीज के साथ जो वो टारगेट प्रोटीन के अगेंस्ट में यूज कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। मे बी एबल टू स्टडी एंडोजीनियस पीटीएम चेंजेस, ठीक है, तो ये एंडोजीनियस पीटीएम चेंजेस को पढ़ने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टूल, कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। वहीं पे इसके कॉन्स क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईपी कैपेबल टारगेटेड एंटीबॉडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसी कैपेबल एंटीबॉडी जो कि आइडेंटिफिकेशन कर सके, इस चीज का जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव दैट प्रायर नॉलेज यू गोना गॉट फॉल्स रिजल्ट्स, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हैवी एंड लाइट चेन कंटेमिनेशन हो सकती है अनलेस एडिशनल बीड कंजुगेशन स्टेप्स आर परफॉर्म, ठीक है, कि अगर आप ये जो एडिशनल बीट कंजुगेशन स्टेप अगर आप नहीं करते हैं तो लाइट चेन और हैवी चेन दोनों एक्सपोज रहेंगी, तो उस केस में चेन कंटेमिनेशन होने का खतरा हो सकता है। देन इट रिक्वायर्स आईपी स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि एक आईपी स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कोई साइट स्पेसिफिसिटी नहीं मिलती है। पीटीएम मॉडिफिकेशन में ब्लॉकिंग बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, अब ये जाकर के प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे जाकर के बाइंड कर रही थी, लेकिन अगर इस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे
जहां पर प्रोटीन की एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट है, वहां पर ही अगर मॉडिफिकेशन हो गई है, पीटीएम हो गई है, तो फिर ये कैसे जाकर के बाइंड करेगी? तो उस केस में भी आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने का खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पीटीएम एंटीबॉडी स्पेसिफिक इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। अब अगर आप प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज ना रेज करके डायरेक्टली किसके खिलाफ एंटीबॉडीज रेज कर रहे हैं? जो ऑलरेडी पीटीएम उस प्रोटीन पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड हमें ये शक है कि वो कोई यूबिक्विटिनाइलेशन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है या मिथाइलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो रेज कर लेंगे, और फाइनली जो डाउनस्ट्रीम एनालिसिस है वो वेस्टर्न ब्लॉट से ही कर रही है। ठीक है, तो पीटीएम स्पेसिफिक आईपी यूटिलाइजेस एन एंटीबॉडी against a targeted PTM to immunoprecipitate potentially all proteins that have been modified by that PTM dependent on the quality of the PTM affinity reagent। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपने एंटीबॉडी को रेज करा, लेकिन डायरेक्टली एक पीटीएम के अगेंस्ट रेज करा जिस पीटीएम को आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब जिस भी प्रोटीन के ऊपर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होगी, ये एंटीबॉडी वहां जाकर के बाइंड कर जाएगी और वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या हो जाएगी? प्रेसिपिटेट हो जाएगी। राइट, अब इनकी जो बेसिकली इनकी बाइंडिंग है वो पीटीएम एफिनिटी रिएजेंट पर भी डिपेंड करती है कि उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, सो द एनरिच्ड पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड पॉपुलेशन इज देन सेपरेटेड। नाउ अब आपका जो एनरिच्ड है वो प्रोटीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली जो प्रोटीन्स है वो तो होंगी ही, क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर ही पीटीएम लाई कर रही है, लेकिन बेसिकली हमने जो एंटीबॉडीज रेज करी थी वो पीटीएम के खिलाफ करी है, इसलिए हम एनरिच्ड पीटीएम कह रहे हैं यहाँ पे, नॉट एनरिच्ड प्रोटीन्स। ओके, सो ये जो पॉपुलेशन अब आपके पास आई है इसको आप सेपरेट कर लेंगे ऑन एसडीएस पेज, जैसे आपने पहले किया था लास्ट टाइम। ठीक है, देन अगेन इसको आप पीवीडीएफ मेम्ब्रेन से के ऊपर ट्रांसफर करेंगे एंड देन एनालिसिस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉट का। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉट से आप कैसा है इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो अब वेस्टर्न ब्लॉट के साथ जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो सेम आप क्या करोगे? एंटीबॉडीज का यूज करोगे। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपने जो एंटीबॉडीज यूज की हैं वो अगेंस्ट पीटीएम करी हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्टली पीटीएम करी है। इससे क्या होगा कि आपको और थोड़ा सा प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर मतलब मान लीजिए आप प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ में मान लो कि 30 पॉपुलेशन है आपके पास प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट की, 15 के ऊपर पीटीएम हुई हुई है और 15 के ऊपर नहीं हुई है, लेकिन आपके पास तो 30 का रिजल्ट है, तो उस वजह से आपके पास फॉल्स रिजल्ट आने का जो चांस है वो काफी ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पर 15 के ऊपर ही पीटीएम हुआ है, ठीक है, तो उस केस में यूबिक्विटिनाइलेशन कितनों पर हुआ है वो आपको ये पूरा प्रोसेस करके पता चलेगा, लेकिन आपके पास सिर्फ वही पॉपुलेशन है जिसके ऊपर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन है, तो यहां से आपके जो प्रिसाइज रिजल्ट मिलने का मैं कहूँ परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है। ऑल दो प्रोज एंड कॉन्स सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा श्योरिटी और ज्यादा मिल जाती है, स्पेसिफिसिटी और ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, रिजल्ट प्रिसाइजली आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्रेशन आईपी वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्रेशन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन को यूज कर रहे हैं और एनालिसिस वेस्टर्न ब्लॉट से ही कर रहे हैं। तो ओवर एक्सप्रेशन आईपी में क्या होता है कि यहाँ पर एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम होता है जहां पर आप प्लाज्मिड को यूज करते हो। ठीक है, सो दिस इज द प्लाज्मिड जो मेनली बैक्टीरियाज में होता है। अब आपने क्या किया? प्लाज्मिड ऑफ अ टैग्ड वर्जन ऑफ अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफेक्टेड इनटू सेल्स। ठीक है, आपके पास कोई प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट था, आपने इसको उठाया और इस प्लाज्मिड में डाल दिया। ठीक है, इस प्लाज्मिड में आपने इंसर्ट कर दिया, फिर इस प्लाज्मिड को आपने होस्ट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन व्हाट यू विल सी कि वहां पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हाई एक्सप्रेशन लेवल देखने को मिल रहा है इस टैग्ड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का, विच कैन बी
को इम्यूनोप्रेसिपिटेटेड विद वेल कैरेक्टराइज्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट टैग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एंटीबॉडी रेज करेंगे वो अगेंस्ट दिस टैग करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इस टैग के ऊपर वो टारगेट करेगा, ठीक है, जो जो भी वहां पर प्रोटीन्स होंगी जिनके पास ये टैग होगा वो बेसिकली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो द इंक्रीज एक्सप्रेशन एंड ऑप्टिमाइज्ड एंटीबॉडी इंप्रूव्स द चांस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पीटीएम मॉडिफाइड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे बेसिकली हुआ क्या, ऐसा करने से, ओवर एक्सप्रेशन करवाने से बेसिकली जो चांसेस थे आइडेंटिफिकेशन के वो काफी बढ़ गए। क्योंकि देखो बहुत रेयर ऐसा होता है, ठीक है, कि एक प्रोटीन है उसके ऊपर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुई है कोई पर्टिकुलर टाइप की, तो ये बहुत कम अमाउंट का है। और इतना कम अमाउंट होने की वजह से कई बार टेक्निक्स जो है वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। तो ओवर एक्सप्रेशन कराने से क्या होगा, एक तो इनका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो टेक्निक्स है जो भी आप यूज कर रहे हो वो इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मेन मोटो था ओवर एक्सप्रेशन करवाने का। ठीक है, फिर आप इसको नॉर्मली सेम तरीके से एनालाइज कर लेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू। वेस्टर्न ब्लॉट कराते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली वेस्टर्न ब्लॉट से ही ओवर एक्सप्रेशन को, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, सो ये सेम चीज डायग्राम से भी समझाई गई है। अनट्रीटेड सेल्स हैं, सॉरी ट्रांसफेक्टेड सेल्स हैं, एक वाइल्ड टाइप है और एक तरफ म्यूटेंट है। दोनों में लाइसिस बफर डाला, टैग डाला, देन सेम वॉश बफर डाल के, एल्यूशन बफर डाल के आपके पास जो है वो एनरिच्ड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने उनको वेस्टर्न ब्लॉट पर डाल करके अपना जो भी जिसको भी आप टारगेट कर रहे थे, जिस टाइप की मॉडिफिकेशन को, उस तरह का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने यूबिक्विटिनेटेड टारगेट प्रोटीन को लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेस्टर्न ब्लॉट पे देखने को मिलता है आपका रिजल्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की है मास स्पेक्ट्रोमेट्री आफ्टर आईपी एनरिचमेंट। तो देखिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली आप यूज तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब आप आईपी एनरिचमेंट करके मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं उस रिजल्ट का, तो आपको काफी ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड पीटीएम आइडेंटिफिकेशन इज अ पावरफुल टूल। ठीक है, कि पीटीएम को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी पावरफुल टूल है and is valuable complement to the conventional western blot PTM identification। ठीक है, जो आप कन्वेंशनल तरीके से कर पा रहे थे, अब आप उसको एक वैल्यूएबल और पावरफुल टूल की मदद से कर पाएंगे। ठीक है, सो स्पेशली फॉर स्पेसिफिक्स साइट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो बेसिकली ये आपको स्पेसिफिक साइट भी बताएगा कि कहाँ पर जो है वो मॉडिफिकेशन हुई है। सो देयर आर एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स पोटेंशियली अनबायस्ड अप्रोच। तो बेसिकली ये अनबायस्ड अप्रोच है, हालांकि ये भी कुछ प्रोटीन्स के मामले में बायस्ड होता है। ठीक है, विल सी दैट लेटर। एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एंटीबॉडीज फॉर डिटेक्शन ऑफ पीटीएम मॉडिफाइड प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, किससे, एंटीबॉडीज से, कि आपको एंटीबॉडीज नहीं यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो व्हाइल मास स्पेक्ट्रोमेट्री theoretically provides an unbiased snapshot of PTM modified proteins, it has several limitations, ठीक है, which bias against certain type of proteins। ठीक है, तो ये भी कुछ certain type of proteins के साथ bias होता है कि उनके लिए ये PTMs को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में हम बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉट को ही प्रेफर करते हैं। So some of the technical challenges include protein abundance bias, method sensitivity। तो ये भी कुछ issues जो हैं वो इसके साथ रहते हैं। So there is no guarantee that particular PTM of a protein of interest can be identified using bottom-up mass spectrometry approaches. So of note, a given protein can be identified by multiple peptides। ठीक है, देखिए कोई भी प्रोटीन होती है, अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको मल्टीपल पेप्टाइड्स, ठीक है, विद इन इट्स सीक्वेंस, ठीक है, जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, इसके बीच में मल्टीपल पेप्टाइड्स हो सकती हैं और उनका अपना एक सीक्वेंस होता है, तो आप उसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हो। बट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पीटीएम ऑफ प्रोटीन, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक पीटीएम को ढूंढना है प्रोटीन में, दैट पर्टिकुलर पेप्टाइड नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, तो आपको उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उस पेप्टाइड सीक्वेंस को ढूंढना पड़ेगा जहां पर बेसिकली वो मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, ये सिंपल सा ये कह रहा है कि प्रोटीन्स में पेप्टाइड्स होते हैं और पेप्टाइड्स का अपना सीक्वेंस होता है।
ठीक है। सो अब अगर आपको एक पर्टिकुलर पीटीएम, एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉडिफिकेशन ढूंढनी है, तो आपको उस पेप्टाइड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिकली। सो दिस सिग्निफिकेंटली लोअर्स द चांस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये इतना मतलब कम अबंडेंस में होगा, तो जितना ये कम अबंडेंस में होगा उतना ही कम चांस होगा कि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। सो वन स्ट्रेटेजी टू enhance the number of modified peptides being detected by the mass spectrometer is to perform a peptide enhancement using a PTM affinity reagent rather than protein enhancement using PTM affinity reagent। ये सिंपल सी एक बात बोल रहा है कि अगर आपको PTM को ही ढूंढना है और आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है, तो बजाय इसके कि आप प्रोटीन एनरिचमेंट बनाएं, आप डायरेक्टली PTM एनरिचमेंट करिए। ठीक है। इससे क्या होगा, सिर्फ आपके पास वही पॉपुलेशन होगी जिसके पास कोई ना कोई पीटीएम अवेलेबल होगा। और अगर आपको डिटेक्ट करना है कि आपके इंटरेस्ट का पीटीएम इसमें है या नहीं, तो उस केस में फिर आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करिए और आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर आपको ज्यादा फॉल्स रिजल्ट से बचना है, तो आप अपना सैंपल ऐसा तैयार कीजिए जिसमें आपके जो प्रोटीन ऑफ सॉरी पीटीएम मिलने की संभावना है, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट का है, उसको आप जो आपका सैंपल है उसको इतना प्रिसाइज बना दीजिए कि वो आपको प्रिसाइज रिजल्ट दे। ठीक है। सो दिस विल डिक्रीज द नंबर ऑफ अनमॉडिफाइड पेप्टाइड्स दैट आर एनरिच्ड। ठीक है। तो अनमॉडिफाइड पेप्टाइड्स वहां से निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पीटीएम पॉपुलेशन होगी। सो अल्टीमेटली टू इम्प्रूव द ऑड्स ऑफ आइडेंटिफाइड लो अबंडेंस पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड प्रोटीन्स। ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपके पास बेसिकली जो लो अबंडेंस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड प्रोटीन्स होंगी, उनकी उनकी जनसंख्या में काफी सुधार आएगी और आपके पास आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द मेन पर्पस कि हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों पीटीएम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद बजाय वेस्टर्न ब्लॉट करने के या मास स्पेक्ट्रोमेट्री करने के, आप इन विट्रो एसेस भी कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या होता है, अ प्यूरिफाइड प्रोटीन इज मिक्स्ड विद स्पेसिफिक एंजाइम्स, सबस्ट्रेट एंड अदर फैक्टर्स एंड एनर्जी सोर्सेज इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो आपको टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डालना है, सबस्ट्रेट डालना है, फैक्टर्स डालने हैं, एनर्जी सोर्सेज डालना है और प्यूरिफाइड प्रोटीन डालना है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डालना है। फिर आप उसको इंक्यूबेट करेंगे और फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज करेंगे टू एनालाइज द सैंपल। ठीक है। अब ये जो टेक्निक है, इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग इफ अ प्रोटीन कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक प्रोटीन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे वो मॉडिफाई हो सकता है बेसिकली, स्पेशली बाय कैसे उसको फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, कैसे उस पर यूबिक्विटिनाइलेशन हो सकता है, सुमोइलेशन हो सकता है, और भी कई तरह की मॉडिफिकेशंस वहां पर हो सकती हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन वाई रेगुलेटरी एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द पीटीएम। तो इससे हम ये भी पता चला सकते हैं कि कौन से रेगुलेटरी एंजाइम्स पीटीएम परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। हाउएवर इन विट्रो एसेस रिक्वायर्ड प्यूरिफाइड और ट्रांसलेटेड टारगेट प्रोटीन। ठीक है। तो इसके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि इसको प्यूरिफाइड और ट्रांसलेटेड टारगेट प्रोटीन्स की जरूरत होती है और आपको बेसिकली एंजाइम्स भी पता होने चाहिए, स्पेसिफिक एंजाइम्स पता होने चाहिए कि किस मॉडिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। ठीक है। सो एज दीज सबस्ट्रेट्स आर नॉट टेस्टेड एट फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस को बेसिकली फिजियोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशंस पर टेस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअल सेल में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। अगर आप इससे ज्यादा डाल देंगे जो कि नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तो दैट विल गिव यू अ फॉल्स रिजल्ट। ठीक है। अब इसके खुद के कुछ प्रॉन्स हैं और प्रॉज हैं एंड कॉन्स हैं। ठीक है। जैसे कि आप टारगेट प्रोटीन को डिटर्मिन कर सकते हो कि उसमें कौन सा स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है। एज अ टूल इसको आप यूज कर सकते हो रेगुलेटरी एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो ये काफी अच्छी एक टेक्निक है, बट इसके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम इसको जो है वो निग्लेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस फॉर ग्लोबल पीटीएम। तो हम बेसिकली इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इम्यूनोफ्लोरेसेंस बहुत बेसिक टेक्निक है। इम्यूनो मतलब आप एंटीबॉडी यूज करेंगे और फ्लोरेसेंस मतलब उसके साथ कोई ना कोई फ्लोरोफोर टैग कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, immunofluorescence techniques may be fruitful approach to studying global changes in PTM profile in tissue or cell, ठीक है। तो टिश्यू और सेल के अंदर पीटीएम प्रोफाइल जो आप मतलब आपके इंटरेस्ट की होगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली किन केसेस में यूज किया जाता है, इन रिस्पॉन्स टू ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या स्पेशल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर इन रिस्पॉन्स टू ड्रग ट्रीटमेंट। आप कोई ड्रग दे रहे हो किसी पर्सन को, फॉर लाइक कैंसर पेशेंट्स आप ले लो कि आप कोई ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हो और इन रिस्पॉन्स में आपके सेल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन हो रही है, तो वो सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की मदद से, ठीक है। या फिर आपने कोई जेनेटिक नॉकआउट किया है तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है पूरी के पूरे सेल्स के ऊपर, ठीक है, कैसे वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो। सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट स्पेसिफिक पीटीएम मॉडिफिकेशन आर नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, कि आप कोई स्पेसिफिक पीटीएम को, ठीक है, जो आप स्पेसिफिक पीटीएम मॉडिफिकेशन को अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इंटरेक्शंस देख सकते हो, चेंजेस देख सकते हो क्या क्या पीटीएम्स में हो रहे हैं जब भी आप कोई जीन नॉकआउट कर देते हैं या ड्रग ट्रीटमेंट दे देते हैं। सो हाउ एवर दिस अप्रोच मे बी एप्लीकेबल एज बायोलॉजिकल रीडआउट्स। तो बायोलॉजी के एस्पेक्ट से ये काफी अच्छी टेक्निक है और इसको एज अ यूजफुल टूल भी यूज किया जा सकता है एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर कोई डिजीज प्रोग्रेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, तो उसको स्टडी करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेट ग्लोबल पीटीएम चेंजेस इन फिक्स्ड टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है, कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि पीटीएम चेंजेस कैसे होते हैं टिश्यूज और सेल्स के अंदर, ठीक है। रोबस्ट सिग्नल्स के बारे में ये बता सकता है और बायोलॉजिकल रीडआउट्स के लिए काफी यूजफुल है। कौन इसके ये हैं कि एक तो इसको माइक्रोस्कोपी की जरूरत है फ्लोरेसेंस को देखने के लिए, और उस माइक्रोस्कोपी का एक्सपर्टीज भी आपको होना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिसिटी और कोई स्पेसिफिक साइट के बारे में नहीं पता चलेगा और प्रोटीन स्पेसिफिसिटी के बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसकी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी टेक्निक की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रॉक्सिमिटी लाइगेशन एसे। प्रॉक्सिमिटी लाइगेशन ऐसे बहुत एक मैं कहूँ प्रिसाइज टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इज अ नोबल इम्यूनो एसे टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू स्टडी प्रोटीन इंटरेक्शंस। तो हम प्रोटीन इंटरेक्शंस को और पीटीएम्स दोनों को स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉक्सिमिटी लाइगेशन एसे है पीएलए, ये काफी यूनिक है, ठीक है, अपनी एबिलिटी को लेके, क्योंकि ये पीटीएम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के इन फिक्स्ड टिश्यू और सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर ये कर सकती है, ठीक है, आपको सैंपल को बाहर लेने की जरूरत नहीं है। सो द टेक्नोलॉजी यूजेस एन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। तो क्या यूज कर रहे हैं ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस विच अलाउज डिटेक्शन ऑफ लो अबंडेंस मॉलिक्यूल्स एंड मॉडिफिकेशन। अब सेम वही चीज यहाँ पर दोहराई गई है कि ऑब्वियसली पूरी की पूरी बॉडी में एक पीटीएम को ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में ये क्या करेगा, जो आपको पीटीएम चाहिए उसको ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में डालेगा, जैसे ओवर एक्सप्रेशन आईपी में उन्होंने किया था। बेसिकली सेम चीज यहाँ पर वही प्रिंसिपल इन्होंने यूज किया है। तो जैसे ही उसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा, अब वहां पे उसकी जो डिटेक्ट होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ पीएलए पीटीएम वर्क्स बाय यूटिलाइजिंग टू एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हम दो एंटीबॉडीज को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वन अगेंस्ट अ पीटीएम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंटीबॉडी आपने पीटीएम के अगेंस्ट रेज की और दूसरी वाली जो है वो आपने टारगेट प्रोटीन यानी कि आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट रेस की। अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी उनमें या तो आप पीटीएम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी यूज कर रहे थे या फिर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट में। इसमें इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, प्लस इन्होंने ओवर एक्सप्रेशन वाली जो आईपी टेक्निक थी उसको जो है वो मर्ज कर दिया है। सो इन इनिशियल स्टेप्स इन द प्रोसीजर आर सिमिलर टू स्टैंडर्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग, ठीक है। नॉर्मली जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग की जाती है सेम वैसे ही करेंगे। when the primary antibodies bind to the protein of interest and the PTMs of interest, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडीज डाली हैं, जब ये इस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट और पीटीएम ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाकर के बाइंड कर जाएंगी, फिर ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज को डालेंगे।
ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज किसको रिकॉग्नाइज करेंगी? जो आपने पहले 2 प्राइमरी एंटीबॉडीज डाली हैं। सो द डिफरेंस विद पीएलए इज, ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस पीएलए के साथ, कि जो आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, ठीक है, उसके साथ एक शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड भी इन्होंने कोवलेंटली अटैच करवाया होगा, ठीक है। नाउ दीज एंटीबॉडी डीएनए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड पीएलए प्रोब्स, ठीक है। अब ये जो डीएनए अटैच करवाया है और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है इसको पीएलए प्रोब कहा जाएगा। अब ये जाकर के उन इफ टू पीएलए प्रोब्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, ठीक है, जैसे ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये वो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपकी प्राइमरी एंटीबॉडीज दोनों जाकर के बाइंड हुई। ये प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए थी और ये पीटीएम के लिए थी। क्योंकि इस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा इंटरेस्ट ऑफ पीटीएम भी लाया करता है, तो उस केस में जैसे ही सेकेंडरी एंटीबॉडी आएगी, इसके साथ ये डीएनए लगा हुआ है, ये दोनों के डीएनए क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे, ठीक है। ये सेम चीज ये यहाँ कह रहा है कि जब ये दोनों पीएलए प्रोब्स क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे, क्योंकि वहां पर दोनों एंटीबॉडीज बाइंड होंगी एक सिंगल प्रोटीन के साथ जिसके ऊपर पीटीएम मॉडिफिकेशन हुई हुई है, तो वहां पर ये जैसे ही दोनों डीएनए क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे, ये क्या बना लेंगे? एक सर्कुलाइज डीएनए बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सर्कुलाइज डीएनए बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें वहां पे पॉलीमरेज को ऐड करना है, और जब हम पॉलीमरेज को ऐड करेंगे तो वहां पर क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होगी उस सर्कुलराइज डीएनए की। एक बार एम्प्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई तो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स को ऐड किया जाएगा, जिनके पास क्या है? फ्लोरोसेंस देने की ताकत है। सो ड्यू टू दैट सिग्निफिकेंट डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, अब ये जो सिग्निफिकेंट डीएनए एम्प्लीकेशन हुई है which can be up to several hundred folds, ठीक है, तो ये वहां पर तब तक चलता रहेगा जब तक वहां पर पॉलीमरेज रहेगा, तो वहां पे several hundred folds तक ये एम्प्लीफिकेशन हो चुकी है। now the fluorescent signal from very few molecules will be visible by microscopy। तो अब क्योंकि ये बहुत कम जगह पर ये मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, और ये कम जगह पर होने की वजह से जो फ्लोरोसेंट सिग्नल मिलेगा आपको वो भी काफी कम मात्रा में मिलेगा, और इसको आप देख तब सकते हो जब आप कोई ना कोई वहां पे माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, ऐसा माइक्रोस्कोप जो आपको फ्लोरोसेंस दिखा सके बेसिकली, ठीक है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आप यूज करोगे, ठीक है। सो जितनी भी प्रोटीन मॉडिफिकेशंस हैं उनको आप सिंपली मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू आप देख सकते हो, वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू देख सकते हो, और तीसरी जो सबसे प्रिसाइज टेक्निक मुझे लगी है वो है प्रॉक्सिमिटी लाइगेशन एसे, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, तो इसको हर किसी लैब में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है, इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच।